जय नमस्कार साथियों। हम जो है इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी एमपीपीएससी में न्यूली एडेड रहेगा। आप देख सकते हैं कि हम इकोनॉमी, सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप तीनों का कोर्स जारी कर चुके हैं। ये हमारे एप्लीकेशन में रहेगा। आज ये हमारी यूट्यूब की लास्ट डेमो क्लास है जिसमें हम आपके साथ में चर्चा करेंगे विकसित भारत @2047 को। तो आप देखेंगे इसके पहले वाला लेक्चर में आप जाके देखेंगे जिसमें हमने पूरा सिलेबस को डिस्कस किया है। साथ में ही हमने डिस्कस किया है सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आज का ये जो लेक्चर रहेगा उसमें हमने सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपका क्या है, विकसित भारत @2047 है। ठीक है, आप देखेंगे विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देखना है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में ही हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड अलायंस। ये उसके सब पॉइंट रहेंगे जिस पर हम मेजरली चर्चा करने वाले हैं। साथ में ही इस लेक्चर के लास्ट में हमने आपके लिए क्वेश्चंस भी फ्रेम करे हैं जो कि आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपको सब पॉइंट और बाकी के 3 मार्कर 2 मार्कर जो भी आ रहा है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो विकसित भारत @2047, तो 2047 में ऐसा क्या है? ठीक है, 2050 रख लेते या 2040 रख लेते। 47 में ऐसा क्या है? तो यहां पर ये एक डेट इसलिए खास है क्योंकि हमारा जो भारत है उसको इंडिपेंडेंस मिला था कब? 1947 में। और अब हम देखेंगे सीधा 100 साल हो जाएगा कब? 2047 में। तो जो 100 साल की यात्रा भारत की रही है, तो अब हम कहां पर खड़े हैं? अभी हम खड़े हैं 2023 में। तो हमारे पास में लगभग कितने हैं? 25 साल बाकी हैं। ठीक है, लगभग 25 साल बाकी हैं। तो आप देख सकते हो कि इतने सालों में हमें क्या करना है, हमारा एक विजन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, विकसित भारत 2047 अपना एक विजन लॉन्च किया है जो कि नीति आयोग की एक थिंक टैंक पॉलिसी के अंडर आएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, अपने जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करना है कि भारत को विकसित होने के लिए क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो विकसित भारत @2047 इज द विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपको 2 मार्कर में आता है विकसित भारत @2047, तो आपको क्या लिखना है? आपको सीधा सीधा ये लिखना है कि विकसित भारत @2047 इज अ विजन ऑफ इंडिया टू मेक इट अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, अभी हमारी डेवलपिंग कंट्री है तो हमें डेवलप्ड कंट्री जाना है इन द एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आप देखेंगे कि ये सारी चीजों पे हमें काम करना है एज अ जो आपकी डेवलप्ड कंट्री होती है उस तरीके से आपको वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो हम आते हैं विकसित भारत जो है वो क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है। ठीक है, विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ठीक है, 100 साल जो इंडिपेंडेंस के हो जाएंगे, हमें क्या करना है, अपनी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ठीक है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स रहेंगे यहां पर आप देखेंगे, इंक्लूडिंग क्या रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हमारी जो भी इकोनॉमी है, ठीक है, मतलब हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो जाए, हम प्रोडक्शन ज्यादा करें, हम गुड्स और सर्विसेज ज्यादा दें जिसके कारण हमारे देश में इकोनॉमी बढ़े, लोग वेल्दी हों। ठीक है, लोगों के पास में पैसा रहेगा तो पैसे से क्या आता है, फ्रीडम आता है, समय आता है, ठीक है, हेल्थ आती है, अच्छा एजुकेशन आता है। तो ये सारी चीजों से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक नैरोअर टर्म है, जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा जिससे हमें सोशली, कल्चरली भी फायदा होता है। ठीक है, फिर सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि आपने खुद ही देखा होगा कि जो लोग पैसे वाले रहते हैं, ठीक है, जो रिच पीपल रहेंगे उनकी एक मेंटालिटी अलग होती है। वो यहां पर ये छोटे छोटे मुद्दों पे नहीं फंसते जात पात के। ठीक है, उनका जो है एक विजन रहता है। तो जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी और आप देखेंगे सोशल लाइफ भी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर एज अ देश हमारा ग्रो करेगा तो हमारे देश में जितनी इनइक्वालिटी चल रही है, जितना आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जितना कास्टिज्म चल रहा है, ये सारी चीजें दूर होंगी अगर हमारे पास में इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, हमारे पास में अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, हमारे भारत में आप देख सकते हो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी सारी है तो हमारे यहां पर जो रिसोर्सेज है उनमें प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, उसके कारण हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है, हम ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी और ग्रीन जो है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हम इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि देखिए आपकी आने वाली जनरेशंस जो हैं उनको तो वही हवा पानी मिलेगा।
ठीक है, आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपके आने वाली जनरेशन को हवा के लिए तरसना पड़े, साफ हवा के लिए, ठीक है, साफ पानी के लिए तरसना पड़े। तो इसके लिए हमें जो करना है, तो हमें ग्रोथ ऐसी करनी है कि हम अपने एनवायरमेंट या पर्यावरण को भी खराब ना करें। ठीक है, फिर चलते हैं, आपका क्या आ जाएगा, गुड गवर्नेंस। लास्ट अब हम यहां पे देखेंगे, पीएम मोदी लॉन्चेस विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ। ठीक है, दिस इज द पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन द कंट्री इज गोइंग टू टेक अ क्वांटम लीप। ठीक है, फॉर इंडिया दिस इज द टाइम, राइट टाइम, मतलब सही है, आप देखेंगे यही समय है, सही समय है। ये यहां पर जो है, मैंने आपके जो मोदी जी हैं उनने जो स्पीच दी थी इसको लॉन्च करते टाइम, जो वॉइस ऑफ यूथ है उसको लॉन्च किया था, इस एक प्रोग्राम के तहत उन्होंने हर यूनिवर्सिटीज को इस प्रोग्राम से जोड़ना चाहा था कि सारे बच्चे जो हैं वो इसमें रजिस्टर करें, उसमें अपने आइडिया शेयर करें कि भारत में वो किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो ये एक पूरा प्रोग्राम था, उसी को लॉन्च करते हुए उन्होंने ये स्पीच दी थी, जो कि मैंने आपको यहां पर दी है, क्योंकि हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था, ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि दिस इज द पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन द कंट्री इज गोइंग टू टेक अ क्वांटम लीप। फॉर इंडिया दिस इज द टाइम, राइट टाइम, मतलब यही समय है और सही समय है कि हमारा भारत, आज आप देखोगे कि कहां पर है, आज हमारे पास में यूथ बहुत सारा है। ठीक है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारी बात करें तो यूथ की जो पॉपुलेशन है हमारी डेमोग्राफी में, वो बहुत अच्छा है, हमारी यंग पॉपुलेशन है। ठीक है, हमारा मिडिल क्लास जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो यहीं पर समय है, हमारे पास में एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे पास में ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि अपनी जो भी उनकी सुविधाएं हैं वो अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स का कल्चर आ रहा है। ठीक है, तो इस यही समय है हमारे भारत का कि हम अपने भारत को एज अ डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन तक लेके जाए। ठीक है, आइडिया स्टार्ट्स विथ आई, जस्ट लाइक इंडिया। ठीक है, बिगिंस विथ आई, डेवलपमेंट एफर्ट्स बिगिन फ्रॉम सेल्फ। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो कहां से चालू होगा, आई से स्टार्ट होगा, ये उनकी स्पीच है। ठीक है, तो आई फॉर इंडिया से मतलब मैं खुद, आपने बोला था ना, जैसे गांधी जी ने बोला है कि बी द चेंज यू वांट इन द नेशन। ठीक है, आप खुद ही वो चेंज बनिए जो आपको बाहर दूसरी दुनिया में चाहिए, पहले स्वयं को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यही उन्होंने भी कहा कि जो भी डेवलपमेंट होगी, अगर आप डेवलप्ड नेशन में रहना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका डेवलपिंग नेशन जो है वो डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, फिर यूथ पावर इज बोथ द एजेंट ऑफ द चेंज एंड ऑल्सो बेनिफिशियरीज ऑफ द चेंज। तो ये कोट जो है वो आप अपने कहां पर भी लिख सकते हो, अपने निबंध वगैरह में भी यूज कर सकते हो, अपने 10 मार्कर में भी यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं, विकसित भारत @2047 represents the government of India's ambitious vision to transform the nation into developed entity by the centenary of its independence in 2047। ठीक है, आगे चलते हैं। encompassing diverse facets of the development such as economic prosperity, हमें economic prosperity चाहिए तब तक, ठीक है, social advancement चाहिए, environmental sustainability चाहिए और effective government चाहिए। ठीक है, फिर the vision underscores the critical juncture at the India currently standing, realizing the vision demanding unwavering dedication। ठीक है, आपको इंडिया में जो है यूथ से वो गुजारिश कर रहे हैं कि आपको डेडिकेटेडली होके इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स ना अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करें विजन इंडिया 2047 की, तो विजन इंडिया @2047 एक प्रोजेक्ट है जिसको किसने इनिशिएट किया है, इसको इनिशिएट किया है किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग से आप भली भांति परिचित होंगे। द एपेक्स पॉलिसी ऑफ थिंक टैंक, ये थिंक टैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी पॉलिसी है टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो नीति आयोग ने अपनी पॉलिसीज में एक पूरा ब्लूप्रिंट निकाला है कि 25 सालों में हमारे भारत के नागरिकों को क्या काम करना है जिसके कारण हम डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, ये दो चीजें जो हैं जिसके कारण हमारा भारत जो है वो आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का यूथ जो है वो सब तरीके से सक्षम है कि हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर अ मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द सोशल वेलफेयर एंड द चैंपियन ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप देखेंगे हर जगह पर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है, तो साथ में आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी रखा जाएगा। आगे चलते हैं। एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो पहला एस्पेक्ट, ठीक है, जो आपको सीधा सीधा लिखने को मिलेगा, एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहला आएगा आपका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाता है? दिस रिफर्स टू द शिफ्ट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम
लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर टू हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। यहां पर हमें भारत की जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, ठीक है। हमारे जो सेक्टर्स हैं हमें उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हमें मेजर पॉपुलेशन जो हमारी एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है उसको लेके जाना है कहां पर, उसको हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में लेके जाना है, ठीक है। तो जो लो आपका बोल सकते हो लो प्रोडक्टिविटी वाले सेक्टर है उनको कन्वर्ट करना है हाई प्रोडक्टिविटी वाले सेक्टर में। अब आपकी बात आए यहां पर एक चीज दिमाग में आएगा कि भाई यहां पर जो लो प्रोडक्टिविटी वाला सेक्टर है, मान लेते हैं एग्रीकल्चर जो है वो लो प्रोडक्टिविटी वाला सेक्टर है, तो वहां के सारे लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में चले जाएंगे तो फिर खाना कौन उगाएगा भाई, किसान लोग क्या करेंगे फिर तब, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट ये है कि हमें अपना चेंजेस ऐसे लाना है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी भी बढ़े, कि अगर किसान जो है उसको ये ना लगे कि मेरे बेटे को मैं कहीं और जाके ऑफिसर ही बनाऊं, ठीक है। उनको इतना फायदा होना चाहिए अपने खुद के बिजनेस पे कि उनको लगे कि मेरी 7 पीढ़ियां भी यही काम करेंगी और बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस होंगी। तो यहां पर प्रोडक्टिविटी को चेंज लाने की बात करी जा रही है। जिस तरीके से आपका जो सेलिंग होती है, जिस तरीके से किसानों को पैसा मिलता है, वो सारी चीजों को बदलाव लाना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग लेबर मार्केट, ठीक है। तो यहां पर ऑर्गेनाइजिंग लेबर मार्केट का क्या मतलब हो जाएगा, आप देखेंगे कि जो हमारे पास में क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई है हमें उनकी क्या करना है, स्किलिंग बढ़ानी है, ठीक है। स्किल्स बढ़ेंगी, वो कैसे बढ़ेंगी, वोकेशनल ट्रेनिंग से बढ़ेंगी, ठीक है। हमें उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा, जब हम स्ट्रक्चरल चेंज लाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज्यादा खोलेंगी, हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा खोलेंगे, बाहर से कंपनियां आएंगी हमारे यहाँ पे खोलने के लिए, तभी जाके यहाँ पर ये सब हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेगा इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहां पे आप देखेंगे दिस एंटेल्स द एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड इनोवेशन ऑफ फर्म्स, इंप्रूविंग यहां पर द क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हम जिस तरीके से अगर अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और हमें उसको बढ़ाना है ताकि हम बाकी देशों से कॉम्पिटिटिव अप्रोच रख पाए और साथ में हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो। आप देख सकते हैं कि आप खुद ही देखेंगे कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो वो हमारा कहां से आ रहा है, साउथ कोरिया से आता है, ताइवान से आता है, इंपोर्ट करते हैं हम ये सारी चीजें, ठीक है। जो हम ऑटोमोबाइल्स की वगैरह बात करते हैं तो वो हमारा जर्मनी वगैरह से इंपोर्ट होता है, ठीक है। यूएसए से हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस की चीजें हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये सारी चीजों में हम टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन लेके आएंगे, हम एडवांसमेंट लाएंगे तो उसके लिए हम खुद सक्षम रहेंगे। और अभी हो भी रहा है कि हम दूसरे देशों की मदद करते हैं, हम उनको सप्लाई कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। पर अभी भारत किस चीज की सप्लाई में जाना जाता है, अभी जो है वो प्राइमरी चीजें हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भारत सप्लाई कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें अपना टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ लाना है, हमें इस लेवल पे जाना है कि हम इतना आगे बढ़े कि हम बाकी देशों को के साथ में खड़े होकर उनसे डील कर पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंप्रूविंग फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन। फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन का मतलब क्या हो जाता है कि आप देखेंगे कि जो भी भारत में लोग हैं उनके पास में बैंकिंग सर्विसेज भी नहीं है, बहुत से लोगों का खाता ही नहीं है। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना वगैरह चालू करी जाती है, जिससे क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना पड़ेगा उनको, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो भी लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, अपनी बैंकिंग सर्विसेज उनके पास में रहेगी, उनके पास में सारी चीजों के आप देख सकते हो कि पूरे वेज रहेंगे कि वो अपना किस तरह से ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, उनको बाकी की वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट आ रही लॉन्च करती है उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी, ठीक है। फिर चलते हैं हम किसमें, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में, गवर्नेंस में। तो यहां पर हमें क्या करना है, आप देखेंगे कि अभी तक हमारे गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है, रेड टेपिज्म ज्यादा रहता है। तो हमें क्या करना है, यहां पर रूल ऑफ लॉ लाना है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, ठीक है। इसके कारण ही क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का, ठीक है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस आएगा, ठीक है। आप जो राम राज्य की बात करते हैं तो वो राम राज्य भी क्या है, गुड गवर्नेंस ही है, ठीक है। यहां पर सारे लोग जो हैं वो क्या रहें, खुश रहें। यहां पर ऐसा राम राज्य आए कि हमें न्याय की व्यवस्था की जरूरत ना हो, यहां पर लोग ही इतने अच्छे हों, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं सीजिंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह जैसे हम लेके आए थे, अब हमें आगे बढ़ना है टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिस में, जिसमें आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस हो गया, इन सभी में हमें आगे बढ़ना है, ठीक। तो ये क्या हुए, मेजर एस्पेक्ट्स हुए किसके, विकसित भारत एट द रेट 2047 के। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी होंगे। अब भाई आपने देखा कि ये सब हमें एस्पेक्ट्स में काम करना है तो हमारे कुछ टारगेट होंगे कि हमें 2047 तक क्या पहुंचना है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं।
सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव है अचीविंग $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हमें अचीव करनी है। ठीक है, अभी तो हम सपना देखते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए हमारी, पर हमें 25 साल में हम इतना जो है कैपेबल रखते हैं, हमारे इंडिया का यूथ इतना कैपेबल है कि वो अगले 25 सालों में 30 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा जा सकता है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसडी कितना, 18,000 से 20,000। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। फिर बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। हमारे भारत में रूरल एरियाज भी हैं, अर्बन एरियाज भी हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है और ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है कि आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी हमसे मैच ना कर पाए। फिर एलिमिनेटिंग अननेसेसरी इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, ठीक है, इन द लाइव्स ऑफ सिटीजन एंड प्रमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो अननेसेसरी इन सारी चीजों को, जो गवर्नेंस का इंटरफेरेंस होता है, उसको हटा के हमें डिजिटलाइजेशन पे फोकस करना है ताकि गुड गवर्नेंस आए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी रहे। फिर डेवलपिंग 3-4 ग्लोबल चैंपियंस इन एवरी सेक्टर बाय द मर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग एंड बूस्टिंग इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज एंड इनोवेशन। ठीक है, तो हमें इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज और इनोवेशन को बढ़ावा देना है, जिससे हम वर्ल्ड में कम से कम 3-4 ऐसे ग्लोबल लीडर्स खड़े कर दे हमारे भारत के कि ये सेक्टर में अगर आप बात कर रहे हो तो इंडिया का नाम आएगा। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो साउथ कोरिया हो गया, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो ताइवान हो गया। तो ये क्या है, हमें इस तरीके से ही आगे बढ़ना है कि अगर कोई चीज की डिमांड वर्ल्ड में आ रही हो तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, इंडिया करेगा। ठीक है, फिर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट एंड इन डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर्स इन एनहांसिंग इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड। तो हमें सेल्फ रिलायंट होना है। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है, हम खुद से सक्षम हैं, जो भी चीज हमें रिक्वायरमेंट है, हमारे पीपल को जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमारी कंट्री में ही अवेलेबल है, हमें बाहर से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। और साथ में ही आप अगर देखेंगे तो हमें क्या करना है, आप देख सकते हो कि हमें इंडिया का रोल बढ़ाना है किसमें, स्पेस सेक्टर में। तो स्पेस सेक्टर में हमारा इंडिया वैसे ही बहुत आगे है और आने वाले सालों में हम बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर फॉस्टरिंग ग्रीन ग्रोथ एंड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी कैपेसिटी एंड रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस। तो हमें एनवायरमेंट का भी ध्यान रखते हुए चलना है, ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर एम्पावर करना है यूथ को स्किल्स के साथ में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें बढ़ाना है, फॉरेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिलाना है। ठीक है, ताकि हम क्या कर पाए, हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हमारा यहाँ का जो यूथ है वो बाहर जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या होता है, हमारा स्किल ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो वो उनको भी रोकना है हमें। तो जब यहाँ पर हमारे पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, हमारे भारत देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब करंट स्टेटस की बात करते हैं, फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी करंट स्टेटस में क्या चल रहा है हमारे, हम अगर सब सपने देख रहे हैं तो सपने देखने से कुछ नहीं होगा, हमें आज की वर्तमान स्थिति, जो आज की करंट सिचुएशन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप देखेंगे इंडिया इज करेंटली एस्टिमेटेड इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड 3rd लार्जेस्ट इन द परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अभी हमारी इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd नंबर पे है परचेजिंग पावर पैरिटी में। ठीक है, बाय 2022 द साइज ऑफ इंडियन जीडीपी हैज ऑलरेडी बिकम लार्जर देन द जीडीपी की ऑफ यूके एंड फ्रांस। तो अभी जो है हम यूके और फ्रांस की जीडीपी से आगे हो चुके हैं बाय 2022। ठीक है, तो अब हमें टारगेट क्या करना है, फ्यूचर देखते हैं हम। तो फ्यूचर में हमें क्या करना है, हमें अपनी जीडीपी को ओवरटेक करना है, किससे, जापान और जर्मनी से, टिल 2030 तक। ठीक है, फिर रेटिंग एजेंसीज की अगर हम बात करें तो यहां पर रेटिंग एजेंसी जो है S&P, एक एजेंसी का नाम है, उसने एस्टिमेट किया है इंडियाज नॉमिनल जीडीपी जो है वो राइज करेगी फ्रॉम USD 3.4 ट्रिलियन इन द 2022 टू USD 7.3 ट्रिलियन टू 2030। तो हमारा इतना ज्यादा जीडीपी जो है वो इंक्रीज करेगा। ये किसका अनुमान है, ये रेटिंग एजेंसी S&P एस्टिमेट ने किया है। ठीक है, फिर बात करते हैं रैपिड रेस की। अगर हम बात करें, रैपिड पेस ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सपेंशन will result in the size of Indian GDP making India the second largest economy in the Asia Pacific region। तो हमारा एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। ठीक है, फ्यूचर में। फिर नीति आयोग की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या प्रोडिक्ट किया है कि इंडिया एक्सपोर्ट जो है वो USD 8.67 ट्रिलियन से इन 2047। ठीक है, तो यहां पर अभी देख रहे हो इंपोर्ट्स कितने हो जाएंगे हमारे, 12.12 ट्रिलियन होंगे। ये नीति आयोग ने क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है कि 2024 तक क्या होगा, हम जो है इतना एक्सपोर्ट करेंगे, इतने ट्रिलियन का, और इतना हमारा इंपोर्ट भी रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा ट्रेड बढ़ने वाला है। फिर इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात करें। ठीक है, तो यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अभी हमारी जो है कब कितनी है,
अभी हमारी 67.2 है, ठीक है। 67.2 से हम क्या हो जाएंगे, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, 71.8 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों डिपेंड करती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करती है फूड पे, वाटर पे, क्लाइमेट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, ये सारी चीजों पे, हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। साफ शुद्ध हवा पानी आएगा तो आदमी ज्यादा जीता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमें क्या करना है, इस पे भी इंप्रूवमेंट लाना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं फैक्टर्स दैट मेक कंट्रीब्यूट टू द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं, विकसित की हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत एट द रेट 2047, तो हमने यहां पर उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, हमने उसके एस्पेक्ट्स देख लिए। ये दोनों क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे अब मेरे को लगता है। अब हम बात करते हैं कि भाई आपने ऑब्जेक्टिव तो रख लिया, अब हम इसको अचीव कैसे करेंगे, ठीक है। ये दिमाग में भी आना चाहिए, ये एक अलग अलग डायमेंशन है उसका। तो क्या फैक्टर होंगे? पहला आता है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब हमारे पास में जो यूथ है, जो एज ग्रुप है, वो अभी बहुत अच्छा है, ठीक है। हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन 65% अप्रोक्स जो है, आप देख सकते हो, वो हमारी पॉपुलेशन जो है वो बिलो 25 समथिंग है, ठीक है, मतलब यंग एज की है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.4 बिलियन पीपल विथ मोर देन 40% बिलो द एज ऑफ 25, ठीक है। तो 40% से ज्यादा की पॉपुलेशन है जो 25 साल से कम की है, 60 समथिंग पॉपुलेशन है जो हमारी 45 से कम की है, ठीक है। फिर हमारा जब यूथ ज्यादा है हमारे पास में, तो हमारे पास में ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है, हमारे पास में स्किलफुल लोग ज्यादा हैं, हमारे पास में एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा रहेंगे, हमारे पास में ऐसे लोग रहेंगे जो इनोवेट करेंगे, हमारे पास में क्रिएटिव लोग ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा है, जिसके कारण हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट हो रही है कितनी, 50 मिलियन इन 2023 से 500 मिलियन तक हो जाएगी, कब तक, 2050 तक, ठीक है। फिर एक्सेलरेटेड डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी हमें बढ़ानी है, हम इनोवेशन लेके आ रहे हैं हर सारी चीज में, चाहे कॉमर्स हो, चाहे फिनटेक हो, एज टेक हो, ठीक है, हेल्थ टेक हो, एग्री टेक हो, सारी चीज में हम टेक्नोलॉजी जो है लेके आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट हमारा हो रहा है। फिर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो फोकस्ड इकोनॉमी हमें देखने को मिलेगी, जहां पर क्या होगा, हम इन्वायरमेंट जो है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लाइमेट में, ठीक है। तो इसके कारण हमारे पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे इंडिया को क्या करना चाहिए अचीव करने के लिए, ये भी हम देख रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि हमें ग्रेटर और फास्टर डाइवर्सिटीज को क्या करना है, एम करना है। आप देखेंगे कि हमारे यहां पर आप देखेंगे कितनी इनएफिशिएंसी रहती है, करप्शन रहता है, तो हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है, इस पे चेंज लाना है। हमें अपने मिडिल क्लास को आगे बढ़ाना है, चाहे इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, हमें उनको इंपावर करना है, हमें अपने वुमेन्स को इंपावर करना है, ठीक है। हमें अपनी लेबर फोर्स बढ़ानी है, ठीक है। इनिशिएटिव्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन जो रहेगा उसको हमें आगे बढ़ाना है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हो गई, स्किल इंडिया मिशन हो गया, ठीक है, राइट स्टेप जो है वो सारे चल रहे हैं हमारे पे, ठीक है। तो ये सारी ही पॉइंट्स रहेंगे जिसके कारण हमारा भारत देश जो है वो एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो बढ़ाना है। इंडिया हैज अनाउंस्ड ₹100 लाख करोड़ प्लस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, बट इट नीड्स टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन एंड फाइनेंसिंग। हमारे यहां पर जो है स्कीम बनने में समय नहीं लगता, हमारे यहां पर स्कीम को क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में समय लगता है, ठीक है। हमें मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम बनाना पड़ेगा। चाहे आप देखेंगे कौन कौन से सेक्टर हो जाएंगे मेजर, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, टेक्सटाइल हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स हो जाएंगे, ठीक है, डिफेंस सेक्टर हो जाएगा, ये सब में हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक। फिर बूस्ट करना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, एफडीआई को लेके आना है हमें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, हमारे एक तरीके से लेके आना है, जो इसमें हमें काम करता है, जिसके कारण हम इंडिया को विजन का पूरा कर पाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। फिर की कंसीडरेशन की बात करते हैं इंडिया डेवलपमेंट बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो यहां पर आप देखेंगे सीकिंग टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वोंट सेटिस्फाई ऑल द इंडियाज एस्पिरेशन, ठीक है। सिर्फ अगर हमारी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी तो हमारे देश का बहुत कुछ भला नहीं हो जाएगा, सब कुछ नहीं बदल जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वाइल मटेरियल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, हमें अपने जो मटेरियल डेवलपमेंट है, हमारे यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट है, वो मैटर करेगी, ठीक है। तो क्रिटिक्स क्वेश्चन ट्रेडिशनली इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स चैलेंजिंग द आइडियाज अबाउट द प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी, ठीक है। इट्स टाइम टू रीथिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ विकसित भारत एंड कंसिडर द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ
इंडिया। तो हमें यहां पर अदर एस्पेक्ट्स पे भी हम चर्चा करते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, हमें बाकी के भी एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, पहला क्या रहेगा, पहला एस्पेक्ट रहेगा हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो विदाउट हैप्पीनेस कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, विदाउट हैप्पीनेस कोई आपका देख सकते हैं कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें यहां पे विकसित भारत थीम को जो है वो हैप्पी इंडिया, डेवलप्ड इंडिया रखना चाहिए। ये एक अदर एस्पेक्ट है, क्या है, कुशल भारत, खुशहाल भारत, विकसित भारत। ठीक है, rich nations are not essentially happy nations. Wealthy nations are the only perform on GDP and per capita income, but have failed miserably in the context of social and psychological well-being indicator. तो आप देखेंगे कि जो भी डेवलप्ड नेशन है वो यहां पर भले ही उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है, पर वहां पर वो सोशली और आप देखेंगे साइकोलॉजिकली वहां पर बहुत ही तरीके से फेल हुए हैं। तो हमें अपने भारत में सोशल और साइकोलॉजिकल को भी बढ़ाना है। क्या फायदा इतना पैसे होने का कि अगर आदमी खुश ना हो तो। ठीक है, तो हमें इसको भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट। ठीक है, तो आज जो है अभी हमने पूरा डिस्कस किया है विकसित भारत एट द रेट 2047, जिसमें हमने उसके एस्पेक्ट्स देखे, हमने ऑब्जेक्टिव देखे, व्हाट इंडिया नीड्स टू डू टू अचीव दैट। ठीक है, फिर साथ में हमने अदर एस्पेक्ट्स भी देखे। ये जो है पूरा टॉपिक कवर हो गया है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपने अगर इतना पढ़ लिया तो आप आराम से इसके ऊपर पूरा निबंध भी लिख सकते हो, इतनी हमने बात जो है उसमें डिस्कस की है। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है वो हमने फ्रेम करे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि what are the key pillars of the vision Viksit Bharat at the rate 2047 as outlined by the government of India and how do they contribute to the nation's development by its centenary year of independence। ठीक है, जो ऊपर कंटेंट दिया उसी पे क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन कौन से एस्पेक्ट हैं विकसित भारत के, क्या पिलर्स हैं। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, हमारा एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इनोवेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, ये सारे हमारे एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। यही की पिलर्स हैं हमारे विजन के। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एस्पेक्ट ऑफ विकसित भारत एंड हाउ इट एम्स टू शिफ्ट रिसोर्सेज फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर टू हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने बात करी थी अभी यहां पर सेक्टोरियल ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां पर हमें लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर से हमें कहां जाना है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जाना है। अगर किसी व्यक्ति के पास में खेत है, वो उसमें अनाज उगा रहा है, तो उसी के पास में हमें इतना उसको सक्षम बना देना है कि उसके पास में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हो, कि अगर वो मक्का हो रहा है उसके पास में, तो हो सकता है वो पॉपकॉर्न भी यहां पे आगे जाके सप्लाई करने लग जाए। तो हमें व्यक्ति को इतना सक्षम बनाना है अपने देश के लिए। ठीक है, तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, ये बताना है आपको एज आउटलाइंड बाय नीति आयोग। ठीक है, फिर हमें करना है क्या, डिस्कस द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ विद द स्पेशल फोकस ऑन द डेमोग्राफिक डिविडेंड। मैंने आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताया कि हमारे यहाँ के जो एज है 40% से ज्यादा लोग हैं जो 25 साल से कम के हैं। तो हमारे भारत की क्या है, यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अगर हम अपने यूथ को स्किलफुल बनाएंगे, ठीक है, हम उनको साइकोलॉजिकली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे उनको, हमारे यहाँ के स्कूल कॉलेजेस इतने ज्यादा अच्छे से उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, हमारी नेशनल एजुकेशन फॉलो होगा, तो आप इस तरीके से देखोगे कि हम डेवलप्ड नेशन जरूर बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर व्हाट स्टेप डज इंडिया नीड टू टेक टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, वही हमें बताना है। फिर करंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस भी बताना है, इसमें आपको पूछा गया है। फिर हाउ कैन इंडिया एक्सेलरेट इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, हमें उसके बारे में बताना है कि हमने पैसा तो लिया है, ठीक है, हमने 10 लाख करोड़ की बात करी है कि हम यहां पर करेंगे, पर उसको हमें करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। आप देखेंगे हमें करप्शन हटाना पड़ेगा, रेड टेपिज्म हटाना पड़ेगा। बात वही है कि 100 रुपए अगर वहां से गवर्नमेंट रिलीज करती है तो जो जिस बेनिफिशियरी है उसके पास में आते आते वो 1 रुपए भी हो जाता है, अब तो और उससे ही कम हो जाता होगा। ठीक है, फिर आते हैं इवैल्यूएट द इनिशिएटिव मेंशन्ड टू बूस्ट द इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सच एज प्रोडक्शन, इसके बारे में बताना है आपको। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्या है,
ठीक है, ये बताना है। फिर की कंसिडरेशन ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ विकसित भारत नीड टू रीथॉट द एड्रेस ऑफ द ब्रॉडर रेंज। ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको 10 मार्कर के हिसाब से फ्रेम करके बनाए हैं, ठीक है। फिर डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सेंट्रल परस्यूट इन द इंडियाज डेवलपमेंट जर्नी कंसिडरिंग द सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग इंडिकेटर्स अलोंगसाइड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजर्स, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा आज का लेक्चर रहेगा, जिसमें हमने साथ में क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, ठीक है। ये पूरा कंटेंट जो है वो हम अलग अलग सोर्सेज से लेके आ रहे हैं ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। अभी भी समय है, यूट्यूब पर ये आज लास्ट लेक्चर रहेगा इसका। अब से जो हमारे लेक्चर्स हैं वो एक आपके एप्लीकेशन पे रहेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये शुरू के 3 लेक्चर्स में हुआ है तो आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपको 90 दिन में पूरा जो है टॉपिक कवर करवाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।